Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's physical geography class, we will discuss about air masses and their origin or classification. Let's start without wasting any time. Air mass. Air mass क्या होता है? Air mass, you can simply say a large blanket. किसका large blanket? Of air. हवा का लार्ज ब्लैंकेट ही क्या होता है? एयर मास होता है. बस डिफरेंस क्या है कि एयर मास जो होता है वो लार्ज बॉडी ऑफ एयर तो है ही, बट विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, विद स्पेसिफिक कंडीशंस. कि आपको एयर मास के अंदर क्या मिलेगा? एक पर्टिकुलर एयर मास के अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, आपको टेम्परेचर का ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा. सपोज पोलर रीजन है, पोलर रीजन का जो एयर मास होगा उसके अंदर आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा. पोलर रीजन के अंदर जो एयर मास है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर और जो हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस होते हैं ना वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे. वैसे ही जो हमारा वर्ल्ड है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस उसके अंदर एयर मास की गई हैं. जिन जिन की कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होती थी उनको अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है. सपोज करो ये आपका वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर इस रीजन का पर्टिकुलर एयर मास है, पर्टिकुलर एयर है जहां पर वेरिएशन नहीं दिख रही, वो एक क्लासिफिकेशन होगी. फिर यहाँ पर डिफरेंस है, वेरिएशन है, फिर वो एक अलग क्लासिफिकेशन होगी. इस टाइप से पूरे वर्ल्ड के एयर मास को अलग अलग क्लासिफिकेशन दी हुई है, जिनका टोटल नंबर क्या है? 16 है. अब देखते हैं एयर मास ओरिजिनेट कैसे होता है. एयर मासेस कहाँ फॉर्म होते हैं? एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, एक एटमॉस्फेरिक, पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर, जो आपको वर्ल्ड के फ्यू एरियाज के अंदर ही ज्यादा देखने को मिलते हैं. एयर मास की प्री कंडीशंस क्या होती हैं? प्री कंडीशन, पहली कंडीशन यह होती है, अगर हम फिजियोग्राफिक कंडीशन देखें तो एयर मास की फिजियोग्राफिक कंडीशन होती है कि क्या तो ये ओशियनिक सरफेस के ऊपर आपको एयर मास फॉर्म होता मिलेगा, या फिर एक प्रॉपर कॉन्टिनेंटल सरफेस के ऊपर आपको एयर मास फॉर्म होता मिलेगा. दूसरी क्या होती है कंडीशन कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो स्टेबल होनी चाहिए, जहां स्टेबल होंगी वहीं आपको एयर मास ओरिजिनेट होता मिलेगा. अब फॉर एग्जांपल मान लो कोई एरिया है, उस एरिया में हर 2 महीने में आपको साइक्लोन आता दिख रहा है, सुनामी आती दिख रही है, और 2-3 नेचुरल क्लेमिटीज जो है वो फॉर्म होती दिख रही है. तो मतलब वहां पर सिचुएशन सेम नहीं रहती, ना वहां का टेम्परेचर सेम रहता, ना वहां पे प्रेशर सेम रहता, और ना ही कोई और चीज सेम रहती. तो क्या है, वहां पर आपका एयर मास ओरिजिनेट नहीं हो सकता, एयर मास क्रिएट नहीं हो सकता, एक बिग ब्लैंकेट ऑफ एयर क्रिएट नहीं हो सकता. सिंपल सी लैंग्वेज में है ये चीज. दूसरा क्या है? द एयर शुड रेस्ट ऑन द गिवन सरफेस फॉर 2 to 3 days टू एब्जॉर्ब द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन सरफेस. एक एयर मास को ओरिजिनेट होने में कितना है कि एक एयर को कम से कम किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे, सेम एयर को 2 से 3 दिन तक जहां वो स्टे करे, और ताकि वहां पर स्टे रहकर उस सरफेस की प्रॉपर्टीज को, उस सरफेस का जो भी टेम्परेचर है, उस सरफेस का जो भी प्रेशर है, उनको अपने अंदर ऑब्जर्व करे, उसके बाद ही आपका क्या हो सकता है? एयर मास का ओरिजिनेशन हो सकता है, एयर मास ओरिजिनेट हो सकता है. अब ये कंडीशंस आपको भी पता है कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज के अंदर ही हमें वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिलती हैं, और मेनली इन्हीं चीजों की वजह से 2 आपके मेजर एरियाज हैं जहां पर आपको ये चीज कंडीशन मिलेंगी और आपको एयर मास ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई देगा. एक आपके पोलर और सब पोलर रीजन्स, यहाँ पर कंडीशन सेम रहती है, चाहे ठंडी रहे बट सेम सी रहती है. दूसरा है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. अब यहाँ पर क्या है, प्रेशर हाई रहता है, पर हाई है तो हाई ही सही, ऐसा तो नहीं है कि एक बार हाई हो रहा है एक बार लो हो रहा है, नहीं, वेरिएशंस नहीं दिखाई दे रहे. हाई प्रेशर बेल्ट जो है सब ट्रॉपिकल की, इसलिए वहां भी आपके एयर मास आपको ओरिजिनेट होते दिखाई दे. सोर्स रीजन्स किसको बोला जाता है? वो होमोजेनियस सरफेस. होमोजेनियस सरफेस मतलब कि वो सरफेस जहां पर चीजें सेम है, चीजें चेंज नहीं होंगी जिस सरफेस के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर आपका एयर मास फॉर्म होगा. इसीलिए उस सरफेस को क्या बोला जाएगा? उस सरफेस को बोला जाएगा आपका सोर्स रीजन. एक सोर्स रीजन कैसा होना चाहिए? काफी जेंटल होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन में डाइवर्जेंट होना चाहिए,
क्या तो एरिया हो बिल्कुल हाई प्रेशर वाला, बट लिटल जो प्रेशर डिफरेंस है वो तो आपका देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस उस एरिया के अंदर नहीं होना चाहिए। और सेम विद कि यस आपका जो प्रेशर है वो बहुत ग्रेडियंट रहना चाहिए, एंड सेम थिंग गोज फॉर टेम्परेचर ऑल्सो, कि आपका टेम्परेचर जो है उसके अंदर भी ज्यादा वेरिएशंस नहीं आनी चाहिए। अब जो आपका मिड लेटीट्यूड वाला रीजन है वर्ल्ड के अंदर, वहां पर आपको कोई भी एयर मास का सोर्स रीजन नहीं मिलेगा, बिकॉज जितने भी आपके मिड लेटीट्यूड के रीजन्स हैं वर्ल्ड के अंदर, उनमें क्या है, उनमें साइक्लोनिक या फिर आपकी सुनामी या फिर कोई भी और नेचुरल डिस्टरबेंस चलती रहती है टाइम टू टाइम। उसकी वजह से वहां पर एयर मास का क्रिएट होना पॉसिबल नहीं है। वहां पर आपको हमेशा वेरिएशंस में चीजें मिलती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, सब कुछ, इसलिए वहां पर आपको एयर मास ओरिजिनेट नहीं होता दिखेगा। अब मेन सोर्स रीजन क्या हुआ फिर, कौन से मेन सोर्स रीजन हुए? एक आपका हाई प्रेशर बेल्ट सब ट्रॉपिक्स एरिया में, और दूसरा आपका अराउंड द पोल्स, जहां से आपके पोलर एयर मास ओरिजिनेट होते हैं। अब है मूवमेंट ऑफ एयर मास। मूवमेंट ऑफ एयर मास कैसे होती है कि वंस दे आर फॉर्म्ड, एयर मास के फॉर्म होने के बाद ये मूव अवे करना स्टार्ट करते हैं सोर्स रीजन से, कि ये इनका सोर्स रीजन है, यहाँ पर एयर मास ओरिजिनेट हुआ। लेकिन ओरिजिनेशन की जो हमने कंडीशंस देखी कि प्रेशर वेरिएशन नहीं होना चाहिए और एरिया बिल्कुल कॉन्टिनेंटल होना चाहिए, ओशियनिक हो सकता है, वो होमोजिनस एरिया होना चाहिए, वो सारी चीजें किसके लिए हैं? ओरिजिनेशन के लिए, एयर मास के फॉर्म होने के लिए। लेकिन फॉर्मेशन के बाद जो आपका एयर मास होता है वो क्या करता है, फिर वो उस सोर्स रीजन से मूव अवे करता है। और रीजन क्या है मूव अवे करने का? बिकॉज ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है उसकी वजह से। और फिर जो वो एयर मास है, जो वो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, वो कौन से पाथ को फॉलो करती है मूव अवे होने के बाद? वो उन विंड्स के साथ उस विंड्स को फॉलो करता है, जो विंड्स ऐसी होती हैं जो परमानेंट विंड्स के अंदर काउंट होती हैं। अभी हम विंड्स का चैप्टर करेंगे जब हम इस चीज को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जो परमानेंट विंड्स होती हैं, जो आपको पूरे साल चलती हुई दिखाई देंगी, उन विंड्स के साथ आपका जो एयर मास है उनका कनेक्शन बनेगा, और फिर वो उन्हीं विंड्स की डायरेक्शन के साथ मूव करेंगे। उन विंड्स में आपकी कौन सी आती है? आपकी वेस्टर्ली विंड्स हैं, आपकी ट्रेड विंड्स हैं, पोलर विंड्स हैं, जो आपको सारे साल देखने को मिलती हैं। उन विंड्स के साथ एयर मास मिलकर वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फैल जाएगी, वो हवा अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएगी, और फिर उस चीज का हमारे क्लाइमेट के ऊपर भी काफी डिफरेंस आता है। जिन रीजन्स के अंदर आपका एयर मास फॉर्म नहीं होता, उन रीजन्स के ऊपर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, बिकॉज फॉर्मेशन वहां नहीं हो रही है एयर मास की, लेकिन वहां पर एयर मास इन विंड्स के साथ कोलैबोरेशन कर कर, ये वर्ड्स लिखने नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि आप लिखो कि कोलैब कर लिया, कोलैब कर कर उन रीजन्स के ऊपर भी एयर मास की जो विंड्स हैं वो जा तो रही है, एयर जो है वो जा तो रही है, इसलिए वहां भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एयर मास। वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स को मिलाकर टोटल आपके 16 काइंड्स ऑफ एयर मास हैं, जिनको अलग अलग सिंबल से आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग सिंबल्स दिए हुए हैं और उनसे उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है। लेकिन अब देखो 16 काइंड्स ऑफ एयर मास को याद करना, साथ में उनकी पूरी नोटेशन को याद करना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर स्मार्ट बनना है और हमें देखना है यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब 16 काइंड्स तो याद नहीं रख सकते, कौन सी काइंड याद रखनी है? जो हमारे अपकमिंग चैप्टर्स के साथ भी लिंक करें, और उनको अगर हमने कवर नहीं किया तो हमें फिर जो हमारे फर्दर चैप्टर्स होंगे उनके अंदर प्रॉब्लम आ सके। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ऐसी क्लासिफिकेशंस हैं, अगर उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा तो जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं, जैसे आपका साइक्लोन का चैप्टर है आगे, आपका फ्रंट्स का चैप्टर है आगे, उनको आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम सिर्फ उन 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को याद करेंगे, जिनसे कि हमें वो प्रॉब्लम ना आए और हमारा एयर मास का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। अब ये क्लासिफाई किस बेस पे किए हुए हैं? ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। ये दोनों क्लासिफिकेशन किस पे है? सरफेस के बेस पे। कि हमने क्या देखा, क्या तो कॉन्टिनेंटल सरफेस के ऊपर आपका एयर मास राइज होगा या ओशियनिक सरफेस के ऊपर राइज होगा। तो ये सेम उसी बेस पर 2 डिवीजन आपकी हैं, एक कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल सरफेस के लिए, एक ओशियनिक सरफेस के लिए आपके
मैरीटाइम। अब इन्हीं दोनों क्लासिफिकेशंस को हम फर्दर, इनके दो दो टाइप है उनको देखेंगे। पहला है आपका कॉन्टिनेंटल एयर मास। कॉन्टिनेंटल एयर मास के अंदर फर्स्ट डिवीजन है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। सोर्स रीजन कौन कौन से हैं जहां पर आपको कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास ओरिजिनेट होता दिखाई देगा? वो रीजन है आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ऑफ सहारा डेजर्ट अफ्रीका के अंदर, वेस्ट एशिया का रीजन और ऑस्ट्रेलिया का रीजन, जहां से आपको कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास ओरिजिनेट होता दिखाई देगा। कैसी होती है ये एयर? ड्राई होती है, हॉट होती है, स्टेबल तो ऑब्वियसली होगी ही, और एक बियॉन्ड द सोर्स, अपने सोर्स से ज्यादा बियॉन्ड ये एयर मास मूव नहीं करता, जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास है वो। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। ये कौन से रीजन में ओरिजिनेट होता दिखेगा? सोर्स रीजन क्या होगा? आर्टिक बेसिन, नॉर्थन अमेरिका, यूरेशिया वाला रीजन और आपका अंटार्कटिका वाला रीजन। अब पोलर वर्ड है तो सिंपल सा पता है, एयर ड्राई भी होगी, साथ में कोल्ड होगी और कंडीशंस तो स्टेबल ही होंगी। और विंटर के टाइम पे तो बिल्कुल फ्रिजिड टेम्परेचर हो जाता है, सब कुछ क्लियर और स्टेबल हो जाता है। वहीं अगर हम समर में देखें एज कंपेयर टू विंटर, समर में थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पर, बट ज्यादा प्रॉब्लम जब भी नहीं आती, चीजें ऑलमोस्ट स्टेबल जब भी रहती हैं। बस एज कंपेयर टू विंटर, इन समर देर इज लेस स्टेबिलिटी। सिर्फ हमें इतना देखना है, विद द लेसर प्रिवलेंस ऑफ एंटी साइक्लोनिक विंड्स और वार्मर लैंड एंड लेसर स्नो। नेक्स्ट है मैरीटाइम एयर मास। मैरीटाइम एयर मास की पहले डिवीजन है आपकी मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। ये कौन से रीजन के अंदर मिलेगा? कौन सी ओशियंस? इंक्लूड द ओशियंस इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक रीजन। कौन कौन सी आ गई आपकी? मैक्सियन गल्फ, पैसिफिक ओशियन वाला रीजन और आपका अटलांटिक ओशियन का रीजन, जहां से आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास ओरिजिनेट होता दिखाई देगा। यहाँ पर क्या होती है चीजें? वार्म होती हैं, ह्यूमिड होती हैं, थोड़ी अनस्टेबल होती हैं। एंड द वेदर ड्यूरिंग विंटर क्या होता है? माइल्ड टेम्परेचर्स होते हैं, ओवरकास्ट स्काइज होते हैं विद फोग। जो फोग तो आपको नॉर्थ इंडिया में फिलहाल देखने को मिल ही जाएगी अगर आप सुबह जल्दी उठ पाओ तो। नेक्स्ट है ड्यूरिंग समर द वेदर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, समर में क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं और आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। नेक्स्ट है मैरीटाइम पोलर एयर मास। मैरीटाइम पोलर एयर मास कहां से ओरिजिनेट होता है? वहां से ओरिजिनेट होता है जहां ओशियंस किसके 40 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच के लैटिट्यूड्स के ऊपर जो ओशियंस का रीजन है, वहां से आपका मैरीटाइम पोलर एयर मास ओरिजिनेट होता है। एंड दीज आर दोज कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास दैट हैव मूव्ड ओवर द वार्मर ओशियंस, गॉट हीटेड अप एंड हैव कलेक्टेड मॉइस्चर। ये वो कॉन्टिनेंटल, ये क्या करते हैं? ये वो पोलर एयर मासेस होते हैं जो अलग से क्या करते हैं? वार्मर एयर को ओशियन से कलेक्ट करते हैं, वार्म एयर की वजह से हीट अप हो जाते हैं और हीट अप होने के बाद वहां से मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेते हैं। एंड कंडीशन कैसी होती है इस सोर्स रीजन के ऊपर? कंडीशन तो कूल होती है, मॉइस्ट होती है और अनस्टेबल सी होती है। सेम यहाँ भी हमने देखा था कंडीशन थोड़ी अनस्टेबल होती है मैरीटाइम एयर मास में, और यहाँ पर भी थोड़ी सी अनस्टेबल होती है। और विंटर के अंदर कैसा मौसम हो जाता है? वहां पर हाई ह्यूमिडिटी होती है, ओवरकास्ट स्काई होती है, ओकेजनल फोग भी देखने को मिलती है, थोड़ी प्रेसिपिटेशन भी आपको देखने को मिलेगी। एंड ड्यूरिंग समर वेदर क्या है? बिल्कुल क्लियर, फेयर एंड स्टेबल। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जब वेदर ज्यादा स्टेबल हो ना, उस टाइम ही आपको एयर मास जो है वो ओरिजिनेट होता वहां से ज्यादा दिखाई देगा। तो समर के अंदर आप यहाँ से मान सकते हो, बट हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने टॉपिक के पास रहना है। अब ये है, दे आर ऑल्सो डिनोटेड बाय सिंबल्स एज फॉलो। इस तरह से सिंबल्स में आपके जो एयर मास की क्लासिफिकेशन है उसको डिवाइड किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैप में देख भी सकते हो, पर याद करना पॉसिबल भी नहीं है और याद करने की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब देखें इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। अब हम एयर मास की बात करें, एयर मास टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एयर मास को समझना भी जरूरी है। तो फिर तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, यूपीएससी अगर आपसे कोई टॉपिक पूछ रहा है या यूपीएससी ने सिलेबस में कोई टॉपिक इंक्लूड किया, तो कुछ तो इंपॉर्टेंस उस टॉपिक की होगी ही। तो यस, एयर मास की
काफी इंपॉर्टेंस है अगर हम ग्लोबल क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जो वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपका है, वो फुली डेवलप किसकी वजह से होता है? सब ट्रॉपिकल मेराइन एयर मास की वजह से ही वो क्लाइमेट वेस्टर्न यूरोप के साइड डेवलप होता दिखाई आपको देता है। सेम ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, जो टेम्परेट साइक्लोन्स का ओरिजिन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ टू कंट्रास्टिंग एयर मास। दो एयर मास के कंट्रास्ट होने की वजह से, अलग होने की वजह से क्या होता है? जो आपके टेम्परेट साइक्लोन है वो ओरिजिन होते हैं। तो यस, जो टेम्परेट साइक्लोन्स का ओरिजिन है वो भी एयर मास के ऊपर डिपेंड करता है। और वो कौन से एयर मास है? आपके कॉन्टिनेंटल, पोलर एंड मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज वी बिलोंग टू इंडिया और हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हुआ। दैट मॉनसून विच इज द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मॉनसून हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड जो मॉनसून है उसका वन ऑफ द रीजन है मॉनसून के इंडिया आने का इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल मराइन एयर मासेस। जो ट्रॉपिकल मराइन एयर मासेस हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का जो मॉनसून है वो डिपेंड करता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन and don't forget to subscribe my channel, like and share the video.